बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। शुएब, अभी 2 रोज़ कबल हमने एक वीडियो शेयर की थी जिसको हम सब बहुत ज़्यादा अडोर कर रहे थे, बहुत पसंद किया गया। सोशल मीडिया पे भी जो इमाम साहब तरावी पढ़ा रहे थे अल्जीरिया, बिल्कुल वहाँ की हम बात करें कि जिस तरह इमाम साहब के कंधे पर बिल्ली आकर चढ़ गई थी और उन्होंने अपनी तरावी को जारी रखा, नमाज को जारी रखा और उन्होंने उसको प्यार भी किया। बिल्ली तवज्जो हासिल करने की कोशिश करती रही, लेकिन जो है इमाम साहब ने उसको उस पर शफ़क़त ही जो है उन्होंने ज़ाहिर की थी। यहीं पर शुएब, जैसे लोग पसंद कर रहे थे इस सारे जज्बे को, इस शफ़क़त को, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब इसको तनकीद का निशाना भी बनाना शुरू किया हुआ है, क्योंकि उनके अपनी रिजर्वेशन से कुछ, और वो ये कह रहे हैं कि क्या बिल्ली को हाथ लगाने से वुज़ू टूट तो नहीं गया, क्या? बिल्कुल, हाँ, ये क्या सवाल वो उठा। ये सारे सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं कि क्या नमाज जो है वो उसी तरह से जारी रखनी चाहिए थी, क्या वो नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स और ऐसे बहुत सारे तबसरे हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत सारे सवालात सामने। तो इस बारे में मस्जिद अल मुफ्ता ने फतवा भी जारी किया है सबीन, और ये कहा है कि जमहूर फ़िक़ा के नज़दीक जो घरेलू बिल्लियाँ होती हैं, ख़ास तौर पर ऐसे जानवर हैं जिनको पालना और उन्हें अपनी मिल्कियत में रखना जायज़ होता है। इस फतवे में अहदीस मुबारका के हवाले भी दिए गए हैं और कहा गया है कि बिल्ली का जो झूठा है वो नापाक नहीं होता और उसके छूने से वज़ू नहीं टूटता। जबकि नमाज टूटने के सवाल पर भी ये कहा गया है कि नमाज के दौरान इसके मुनाफी कोई काम इस हद तक अगर किया जाए कि उस पर अमले कसीर का इतलाक़ हो जाए तो नमाज टूट जाएगी। फ़िक़ा की किताबों में अमले कसीर के तयन की मुख्तलिफ सूरतें हैं, ताहम सबसे जो राजिश सूरत है उसके मुताबिक अमले कसीर ऐसा काम है कि दूर से देखने वाला ऐसे देखे, जब उसे देखे तो समझे कि नमाज में नहीं है। अब ये तो वाज़ेह है इस वीडियो को देख कर शेख वलीद महसास साहब की वीडियो कि ऐसा अमल नहीं था जिससे अमले कसीर करार दिया जाए, लिहाजा ये नमाज इस हवाले से दुरुस्त करार पाई है, दुरुस्त करार पाती है। ये फतवा जो है वो सामने आया है। ठीक है जी, एक और आपको एक ज़बरदस्ती एक वीडियो दिखाते हैं जो कि और सोशल मीडिया से हम भी खबरें सोशल मीडिया से जमा करते हैं, वहीं पे वायरल हो जाती है। एक और बिल्ली की खबर ही है, लेकिन जो बिल्ली से खेला कौन? साबिक हमारे जो वफाकी वज़ीर हैं शेख रशीद साहब की बात हो रही है जनाब, के शेख रशीद साहब मक्का मुकरमा में वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर एक बिल्ली के साथ खेल रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं और साथ एक छोटी सी बच्ची भी मौजूद है और मिलकर ये खेल रहे हैं बच्ची के साथ, बिल्ली के साथ, और जो है वो शफ़क़त का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। और ये इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर हम आपको मनाज़िर भी दिखा रहे हैं। चलें, ज़बरदस्त जी। और ये कितने खुश नसीबी है किसी भी उस शख्स के लिए जो कि रमज़ान के महीने में बिलखुसूस वहाँ उम्रे की सादत हासिल करते हैं, मक्का मदीना में मौजूद हैं। खैर ये वीडियो हमने थोड़ा सा शेयर करते हैं। और अब आपकी मुलाकात कराएंगे सलमान अहमद से, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मौसीकी में नाम कमाया माशाल्लाह, और साथ साथ अभी तो हमने पॉलिटिक्स में भी देखते हैं, सूफीज़म का भी उन्हें शौक़ है। तो आज इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर रहे हैं और ज़रा मौसीकी है, सूफीज़म है, पॉलिटिक्स है, सब पर तो बात होगी, लेकिन रमज़ान कैसा गुजर रहा है, आजकल मसरूफियत कैसी है, सियासत में इन ज़्यादा हो रहे हैं कि आउट हो रहे हैं, सारा कुछ पूछना है। बिल्कुल जी, सलमान हमारे साथ मौजूद है। सलमान, सबसे पहले तो मैं यही बताएं कि आजकल रमज़ान में क्या मसरूफियात हैं आपकी? रमज़ान में मेरी जो मसरूफियात हैं, रोज़े रखना डेफिनेटली, और रोज़ों के साथ साथ मैं ना कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की गहराई में जाऊँ। और जो 3 चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा मेरे दिल पे जो असर कर रही हैं वो ये है कि कुरान शरीफ में अल्लाह ने कहा है कि ज़िंदगी और मौत का खौफ जो है वो इंसानों को पैरालाइज कर देता है। तो खुदावंद ताला कहते हैं कि ना 1 सेकंड पहले और ना 1 सेकंड बाद, ना 1 लम्हा पहले ना 1 लम्हा बाद, जिंदगी और मौत जो है वो लिखी हुई है। तो ये खौफ जिसको भी है, जिंदगी सबसे हम सबको ही है, ज़्यादातर लोगों को, मैंने लेकिन अपनी इस खौफ को दूर कर दिया। दूसरा जो खौफ है रिज़्क़ का, मेरी नौकरी ना चली जाए, मैं गरीब ना हो जाऊं, सारी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, लेकिन कुरान में ये भी अल्लाह ने लिख दिया है कि रिज़्क़ जो है वो अल्लाह ने चूंटी से लेके चिड़िया को और इंसान को सबको मुकर्रर किया हुआ है। जो रिज़्क़ आपके नाम आना है बेशक वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। बेशक। तो ये भी मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ये आजमा के देख लिया कि ये बिल्कुल जो है ये माकूल बात है कि आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए, सिर्फ 2 चीजें आपको करनी चाहिए, मेहनत और साफ नियत रखें।
जो रिस्क आपको आना है वो आने ही आना है, कोई छीन नहीं सकता। और तीसरी चीज है कि मेरी इज्जत ना चली जाए, मैं जलील ना हो जाऊं, तो वो भी अल्लाह कहता है वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिलो मंतशा। तो ये जो रमजान का महीना है, इसमें ये 3 बहुत बड़े जो लेसन्स हैं वो मैं इंटरनलाइज कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, ये इतने खूबसूरत लेसन्स हैं जिसके हवाले से आपने जिक्र भी किया सलमान भाई। और आजकल क्या मसरूफियतें, नहीं कोई ख़ास प्रोजेक्ट है सलमान भाई जिस पर आप काम कर रहे हैं? मैं हमेशा ना अपने दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश करता हूँ। अल्लामा इकबाल ने कहा कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में लाहौर में, उस वक्त दिल की आवाज़ जो है, डॉक्टरी तो मैं कर रहा था, लेकिन साथ में क्रिकेट और मौसीकी ये भी मेरे हॉबीज़ थे। और मेरे दोस्त जुनेद जमशेद जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में उस वक्त पढ़ रहे थे, हम लोगों ने सोचा, अपने आप से पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं, अपनी नौजवान नस्ल को क्या दे सकते हैं। तो वो दिल से ही आवाज़ निकली जो थी दिल दिल पाकिस्तान। फिर हमने देखा कि जो हमने म्यूज़िक वाइटल साइंस में पहले शुरू किया, वो लोगों के दिलों में उतरा। फिर जुनून के साथ जज्बा जुनून आज़ादी वो लोगों के दिलों में उतरा। और आजकल जो मैंने अभी 2 दोस्तों के साथ जो काम किया, नजम शराज और अबरारुल हक के साथ ने इश्क रिकॉर्ड किया है। तो ये जो मेडिसिन, म्यूजिक और क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट का मैं शदाई, मैं पाकिस्तान की टीम में इमरान खान की क़यादत के अंदर बांग्लादेश भी गया खेलने के लिए। और जो मेरे दोस्त हैं, जिस तरह नजम, ये भी बहुत अच्छी क्रिकेट फर्स्ट क्लास खेल चुके हैं, अबरार भी खेलते थे। तो हमने अपने जो म्यूज़िक का शौक, शायरी का शौक, क्रिकेट का शौक, और फिर मुल्क के लिए जो काम करने का शौक जो है, सोशल एक्टिविज्म, वो इमरान खान की क़यादत में वो भी किया। चलें, आपने वैसे मौसीकी की दुनिया में तो डेफिनेटली अपना नाम आपने कमाया है, लेकिन ज़रा बात करते हैं सियासत की भी। तो सियासत में क्या अमली तौर पर कदम रखने का इरादा है? समझता हूँ कि ज़िंदगी जो है ना, वो इंसान को सिर्फ अपने लिए नहीं पर औरों के लिए भी गुजारनी चाहिए। और पाकिस्तान में इतने ज़्यादा लोग हैं जो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, इतने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते, इतनी माएँ हैं जो अस्पताल नहीं उनको केयर मिल सकता। तो वो क्या एक तरीका है जिसमें आप समाजी, माशी, सकाफती अपना जो तजर्बा है वो ला सकें, वो सियासत है। तो मैंने ये सोचा कि इमरान खान साहब के साथ, जिस तरह मैं हमेशा पिछले 27 साल से उनकी मदद करता आया हूँ, मैं हमेशा इसी तरह करता जाऊंगा। और मुझे कोई मुझे कोई ये नहीं है कि जी कि मुझे कोई ओहदा मिले या मुझे कोई टिकट मिले। मैं ये अपने दिल से करना चाहता हूँ। वो क्यों? क्योंकि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया। मुझे डॉक्टर समीना को, मेरी फैमिली को सब कुछ दिया, सारी दुनिया फिर ली। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई एक झंडा गाड़ी पे लगेगा तो मुझे खुशी आएगी, या मुझे कोई ओहदा मिलेगा किसी मिनिस्टरशिप का तो मुझे खुशी आएगी। मैं ये पाकिस्तान के लिए करता रहूंगा। और सारी जितनी चीजें मैंने की हैं अभी तक, जिस तरह म्यूजिक, क्रिकेट, SSGWI, खान साहब के साथ जो वाबस्तगी है, और वो मेरे मेंटोर भी हैं, उन्होंने दिखाया कि इंसान जो है वो एक डब्बे में उसको नहीं बंद करके रख सकते। हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और मैं यकीन रखता हूं कि मेरी जिंदगी के अंदर इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालेंगे और एक इंशाल्लाह ताला अमन और इंसाफ, रोजी और तालीम का मुल्क बनाएंगे इंशाल्लाह। और सलमान भी चूंकि खुद जिक्र किया ना, आपने म्यूजिक का जिक्र भी किया, क्रिकेट का जिक्र भी किया, ऐसे में सूफीज़म का भी बात भी करते हैं, सियासत का जिक्र भी आप करें। इन सब में सबसे करीब क्या है, आपके दिल के करीब क्या है? सवाल पूछा आपने लेकिन मेरे दिल के करीब जो है ना, वो मेरी फैमिली है। मेरी वाइफ डॉक्टर समीना, मेरे 3 बेटे शामिल, शेजान और इमरान। मैं बहुत घरेलू हूँ। ये अजीब लगता है कि एक इंसान जो पिछले कितने सालों से, दहाइयों से मैं
मीडिया पे हूँ और जुनून, वाइटल साइंस और फिर खान साहब के साथ में नजर आता हूँ। लेकिन मेरी फैमिली जो है वो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है उनके साथ टाइम गुजारना। और ये रमजान जो है बिल्कुल यहीं पर अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि मौसीकी जो है वो इंतहा पसंदी से निपटने में किस तरह से मददगार साबित हो सकती है, एक्सट्रीमिज्म को किस तरह से केटर कर सकती है? देखिए, मौसीकी वो फन है और शायरी और फिल्म मेकिंग, ये ऐसे फन है कि दिल की आवाज की अक्कासी करते हैं। और जो भी कोई इंसान हो जिसने कंपोज किया हो कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी क्या आसान हो गई, या है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, ऐसी जमीन और आसमान इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। जब आप ये अपने अंदर जाके ये ढूंढते हैं ना, और ये अपने आप से पूछना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, और वो कौन सी नेमतें जिसका मुझे शुक्रिया करना चाहिए, तो वो फनून लतीफ़ा में फिर घूम जाता है। वो कभी इंतहा पसंद बन ही नहीं सकता इंसान, नहीं बन सकता। और हमारे क्योंकि मुल्क के अंदर 60% जो मुल्क की आबादी है वो 30 साल और 30 साल के कम की उम्र के नौजवान हैं। उनके लिए मैं यही पैगाम कहूँगा कि ये मैं हमेशा पूछता है कि मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है। और अगर आपको अपना मकसद मिल जाए, अगर वो मौसीकी है मकसद या शायरी है, तो इससे ज्यादा बढ़ के कोई गिफ्ट जो है ना अल्लाह की तरफ से तोहफा नहीं आ सकता कि आप मुल्क को भी तराने दे रहे हैं और हजारों लाखों लोग आपके साथ वो गा रहे हैं। अच्छा सलमान भाई, आपने इंतहा पसंदी का भी जिक्र किया, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे, जब पॉलिटिकल इंटॉलरेंस की हम बात करते हैं तो एक तो मौजूदा सूरत हाल उस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन खान साहब से पहले की मुलाकातें, आपकी मुलाकातें ज़रा शेयर तो करें। इमरान खान से मेरी मुलाकात तो होती रहती है। ओके। और पहली मुलाकात जो थी वो आज से 40 साल पहले हुई। मैं मेडिकल कॉलेज में था और शौक, जिस तरह मैंने कहा कि मैं म्यूजिक का और क्रिकेट का शौक था, तो बागी जिना लाहौर जिमखाना में क्रिकेट खेलता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं खान साहब के खिलाफ बैटिंग कर रहा था एक मैच के अंदर, और उसमें मैं ओपन कर रहा था और वो नई बॉल के साथ 8 ओवर उन्होंने किए। तो इस ग्राउंड में मेरे साथ रमीज राजा भी खेलते थे और इनके कजन माजिद खान और वसीम राजा, रमीज राजा के बड़े भाई, और इंतखाब आलम भी। लेकिन इस मैच में मैं पहली दफा खान साहब को फेस किया एज अ बैट्समैन। तो बड़ा मतलब कि एक्साइटिंग भी था, लेकिन खौफ भी बहुत था, क्योंकि 90-95 मील फी घंटा पे वो बॉल फेंकते थे और उनकी बॉल स्विंग बहुत ज्यादा होती थी, बाउंस करती थी। तो मुझे डर था कि कहीं मेरे सर पे लगी तो मैं मारी ना जाऊं। लेकिन वो हिम्मत की और मैंने 64 रन्स किए। वो वाला दिन है और आज का दिन है कि मैंने उनके साथ क्रिकेट का भी सफर देखा। फिर जब वो SKMT उन्होंने अस्पताल बनाया, उसकी भी शुरुआत मैंने देखी। और फिर 27 साल पहले, तकरीबन 27 साल पहले जब उन्होंने PTI शुरू की, उसके मैं शुरू में खान साहब के साथ बिल्कुल था। मैं डॉक्टर आरिफ अलवी जो अब सदर हैं, हम खान साहब के साथ हम चंद लोग थे, हम निकले। और अब देखें कि कहाँ खान साहब सबसे पाकिस्तान के मकबूल लीडर बन चुके हैं और PTI सबसे बड़ी पार्टी है। तो उनसे मेरी पिछले 13 महीने के अंदर तो और ज्यादा मुलाकात होती हैं, हर शोबे के ऊपर जो हम बात करते हैं कि किस तरह पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी लानी है और किस तरह अवाम को, नौजवानों को, ख़वातीन को हमने ये एक जो पैगाम देना है, ला इलाहा इल्लल्लाह और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्योंकि जब हम ये पासवर्ड है, ये जो हमारे कल्ब में चला जाए तो खौफ सारे दूर हो जाते हैं और फिर हर चीज आसान है। यही खान साहब ने मुझे बताया कि जिस तरह वो एक क्रिकेटर थे, वो एक ह्यूमैनिटेरियन बने, पॉलिटिशियन बन गए, स्टेट्समैन, मेरे ख्याल में वो तो दुनिया में मेरी नजर में एक स्टेट्समैन है और फिलोसोफर भी है।
तो उसी तरह हम लोग भी अपने खौफ के ऊपर काबू कर सकते हैं और जो भी चाहें हम कर सकते हैं। जो भी हमारा दिल है और जो हमारी सोच है उसके मातहत हम वो अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि खौफ पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बढ़ते अब एक ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ। रमज़ान और हम, मज़ेदार रमज़ान हमारा मज़ेदार सा सेगमेंट है जिसमें आज बहुत मज़े की चीज़ें बनने वाली हैं। आज मुझे वैसे मेन्यू थोड़ा सा पता है। अच्छा, गेस करें क्या है? आज मुझे थोड़ा सा पता है, कुछ तवे पे बनने वाला है। कुछ तवे पे पराठा हो सकता है, यू नेवर नो। समीन मूवीज की तरफ चलते हैं, अपने किचन की तरफ चलते हैं। समीन, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक से हूँ। शुएब एंड सबीन, आप लोग अपना गैस जो है वो लगाते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है। लेकिन अगर आप 2 मिनट वेट कर लेंगे तो मैं आपका गैस मतलब जो है ना वो आपको इतनी मुश्किल करनी नहीं पड़ेगी। मैं बता दूँगी क्या बनाने वाले हैं। नहीं, हम चाहते हैं ना किचन की तरफ देख के हम भी गैस करें कि आज क्या बनने वाला है। बिल्कुल, आज क्या बनने वाला है? अच्छा, इतने बड़े तवे के ऊपर जो है वो अगर शुएब ये एक्सपेक्ट करें कि मैं पराठे बनाने वाली हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पराठे हम उस तवे पे बनाएंगे, इस तवे पे हम बनाएंगे तवा कीमा। अच्छा, तवा कीमा जो है वो बहुत फास्ट रेसिपी है, जल्दी बनने वाली रेसिपी है। और जो है मैं बना रही हूँ चिकन में, क्योंकि मेरे पास टाइम की होती है शॉर्टेज। लेकिन आप इसको गाय के गोश्त में, बकरे के गोश्त में भी बना सकते हैं। इनफैक्ट ये फ़िश में और प्रॉन्स में भी बहुत मज़े का बनता है। यानी कि उनको भी आप जैसे कटाकट बनता है उसको उस तरह से तवे पे करके और तोड़ के आप उसको कीमे की तरह बना सकते हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑलरेडी ऑन किया हुआ है, इसको बनाने के लिए एक जंगी माहौल जरूरी होता है कि वो जो आपने रखा है ना सामने, ऐसे लग रहा है कि इस जंग के दौर का हेलमेट है। देखिए, बात सुने, सिर्फ इसके लिए लोहे का तवा होना ज़रूरी है। इतना बड़ा तवा होना ज़रूरी नहीं है जितना बड़ा तवा यहाँ पर रखा हुआ है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो यहाँ पे तो ये तवा मौजूद था, इसलिए मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया और मैंने कहा कि मैं इस तवे पे बनाऊंगी। लेकिन घर में आपके पास लोहे की कढ़ाई है, आपके पास लोहे का बड़ा फ्राई पैन है, आप उस पर भी बना सकते हैं। सिर्फ लोहे पे बनाने का मकसद ये होता है कि बहुत ज़्यादा चिपके ना, ठीक है, क्योंकि इसकी जो बेस होती है वो बहुत हैवी होती है, तो लोहा जो होता है वो बहुत ज़्यादा चिपके ना। सिर्फ इस वजह से लोहे के ऊपर जो है वो हम ये वाला जो रेसिपी है वो बनाते हैं। अच्छा, जैसे ये हमारा ऑयल यहाँ पे गर्म होगा, तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल। और ऑयल लेने के बाद मैं इस पर डालूंगी डायरेक्ट ये अनियन का पेस्ट है। एक मीडियम अनियन है जिसको मैंने पेस्ट की सूरत में ब्लेंडर में पीस लिया है। अच्छा, मैंने पेस्ट इसलिए बनाया है कि कीमा जो है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की तरफ ना जाए और हल्की सी ग्रेवी वाली फीलिंग आए, तो इसलिए पेस्ट बनाया है। अच्छा, ये फटाफट आवाज आई है। आज गुड़गुड़ की आवाज नहीं, आज ये शुड़ की आवाज है। आवाज़ आई। अच्छा, इसको क्योंकि इसके अंदर पानी एडेड है, ये प्याज है, इसके अंदर पानी एडेड है, तो डेफिनेटली इसको कुक होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बिकॉज पानी इसका एब्जॉर्ब होगा और फिर ये कलर चेंज करेगी। तो इस पॉइंट के ऊपर हमने ऐड करना है इसके अंदर अदरक, तकरीबन 1 टीस्पून है, और फिर आएगा लहसुन, वो भी तकरीबन 1 टीस्पून है। अच्छा, मेरे पास है 250 ग्राम चिकन का कीमा है। आप अपने जब कीमे के हिसाब से, यानी कि क्वांटिटी के हिसाब से लहसुन और अदरक डलता है। 1 किलो में 1 टीस्पून बेहतरीन मेजरमेंट है कीमे में लहसुन और अदरक, यानी 1 टीस्पून लहसुन भरा हुआ और 1 टीस्पून अदरक। बहुत सारी रेसिपीज़ में आपने देखा होगा लिखा हुआ होता है हीप्ड एंड लेवल। तो हीप्ड जहाँ पे लिखा होगा उसका मतलब होगा चोटी वाला, ठीक है, जहाँ पे हीप्ड लिखा होगा। और जहाँ पे लेवल लिखा होगा उसका मतलब होगा लेवल मीन्स स्ट्रेट, यानी कि इस स्पून को अगर मैं ऐसे स्ट्रेट करूँगी तो वो लेवल होगा, और ऐसे जब चोटी बनी होगी तो वो हीप्ड होगा। तो अगर आप हीप्ड देखेंगे तो आप डेफिनेटली उसके अंदर भरा हुआ यूज़ करेंगे, और लेवल देखेंगे तो आप उसके अंदर फ्लैट यूज़ करेंगे। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर मुझे लहसुन और अदरक की भी बड़ी अच्छी सी जो है ना वो खुशबू आ रही है। तो इसके साथ ही क्या करूँगी, मैं डालूँगी यहाँ पे टमाटर का पेस्ट है। मैं टमाटर पहले इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे चिकन को पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, असल ये पानी खुश्क होने में टाइम लगेगा। तो हम इसको कर रहे हैं यहाँ पे। वाह, आज सिर्फ आवाज़ आएगी। अच्छा, जैसे ही मैंने ये डाला आज शुएब की फेवरेट आवाज़ है। और जैसे ही मैंने टमाटर ऐड किया उसके साथ ही मैं स्पाइसेस भी ऐड करूँगी जो कि बहुत ही सिंपल से हैं। लाल मिर्च का पाउडर है, धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर है, हल्दी है अबाउट 1/4 टीस्पून। और आपको पता है खाने में हल्दी इस्तेमाल क्यों, नॉलेज है आपको इस बात की? रंग के लिए भी कर सकते हैं और उसकी वैसे प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। 2 ही चीजें पता है। सेहत के लिए अच्छी होती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है।
अच्छा बिल्कुल, हाँ, हल्दी जो है वो कहना चाहिए जितने भी आपके जो वाउंड्स होते हैं या इनर जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें बड़ा अच्छा काम करती है। लेकिन उसके अलावा हल्दी जो है वो लहसुन की जो खुशबू होती है खाने के अंदर उसको बैलेंस करती है, उसको मारती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो हल्दी जो है बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं करते या लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते और हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। तो मेक श्योर जिस खाने के अंदर आपने हल्दी डालनी है उस खाने में आपने लहसुन ज़रूर डालना है। लहसुन हल्दी की खुशबू को मारता है, हल्दी लहसुन की खुशबू को मारती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके खाने में कोई भी स्मेल नहीं आएगी अगर आप ये दोनों चीज़ें साथ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आगे देखिए पानी जो है इसका ड्राई होना था। डिश में मियाँ बीवी का किरदार है इनका। कह सकते हैं आप कहीं पे भी अपनी बीवी को भूलते नहीं है, मुझे अच्छी लगती है ये बात। अच्छा, अब हमने डाला यहाँ पे कीमा जो कि यहाँ पे अब बीवी लहसुन पे ये हल्दी मैंने कुछ नहीं कहा, पिसा हुआ कीमा है। अच्छा, अब मेरे पास घर में तो ये होता नहीं है पर क्योंकि ये यहाँ पर है तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको ऐसे ऐसे करके इस्तेमाल करूँ और थोड़ी कटपट भी हो जाए छुड़ के साथ। क्या बात है, ऐसे टकाटक बनता है। अच्छा, इसे कुछ लोग कटाकट कहते हैं, कुछ टकाटक कहते हैं। हाँ, बिल्कुल टकाटक ही होता है, वैसे अगर आप काट रहे तो कटाकट है, अगर टक टक मुझे अच्छा, मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है इसको करने में क्योंकि घर में तो मेरे पास होता नहीं है। घर में वाले चम्मच होते हैं जिससे आप अंडा फ्राई करते हैं तो हम उससे ऐसे ऐसे करते हैं, मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, लेकिन बिकॉज मेरे पास ये है तो आई विल यूज़ दिस। अच्छा जी, अब देखा जैसे मैंने बताया था कि चिकन का कीमा पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अगर मेरी यहाँ पे कैमरा ये चीज़ देख रही होगी कि भाई यहाँ पे ये इसका जो है पानी भी ऑब्जॉर्ब हो गया है और यहाँ पे जो है चिकन के कीमे का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। अच्छा, इसका जो एक बहुत ख़ास एलिमेंट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है भुना कुटा हुआ ज़ीरा और भुना कुटा हुआ धनिया। ठीक है, ये धनिया मैं डालूँगी भुना हुआ और कुटा हुआ, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। इससे जो इसकी खुशबू एकदम उठेगी वो डेफिनेटली यहाँ पे जितने लोग इस वक्त मेरे साथ ऑन सेट हैं वो भी इसको विटनेस करेंगे कि कितनी ज़बरदस्त एकदम से इसकी खुशबू उठेगी। और थोड़ा सा मैं डालूँगी अदरक और थोड़ी सी मैं डालूँगी कटी हुई हरी मिर्चें। अच्छा, ये चला जाएगा अब दम पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रखूँगी ढककर ताकि अगर थोड़ी सी भी कच्ची फीलिंग इसके अंदर है तो वो ना हो। और सबसे आखिर में हम इस्तेमाल करेंगे डालडा बनास्पति घी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। डालडा बनास्पति घी मैं इसके अंदर डालूंगी ऊपर टॉप पे। उस पर जो इसकी खुशबू आएगी सब चीज़ों की वो एक बहुत ही सौंधापन, बहुत ही एक सॉफ्ट किस्म की वो खुशबू आएगी। तो मैं बिल्कुल एंड में डालूंगी डालडा बनास्पति घी और इसके साथ साथ ही हम जो सब्रोज़ों के पराठे हैं वो साथ में सर्व करेंगे। और सब्रोज़ों के पराठे के साथ जो है मैं आज बड़ा एक ट्विस्ट करने वाली हूँ, वो भी डेफिनेटली शोएब को बड़ा पसंद आएगा। ठीक है कि आज हम क्या करने वाले हैं। सस्पेंस रखते हैं सभी, जब तक जो है कीमा दम पे जाता है तब तक जो है हम इसको सरप्राइज रखते हैं अपनी सेकंड डिश। और यहाँ पर इसलिए है कि ब्रेक में कोई पास से गुजर ले ना जाए थोड़ा सा अपने इफ्तारी दस्तरखान के लिए। एग्जैक्टली, लेकिन शोएब ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत ही अहम बात जो कि हमने पहले रोजे में हमने की थी, कोका कोला की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया था जिसमें उन्होंने जो रिस्क फाउंडेशन है उसके साथ सैलाब मुतासरीन 2022 के प्रोग्राम के बारे में हमने आपको बताया था कि किस तरह से उन्होंने इस प्रोग्राम से सैलाब मुतासरीन की मदद की थी, उन खानदानों की मदद की थी। लेकिन अब जो है सिर्फ सैलाब मुतासरीन के लिए नहीं है बल्कि तमाम ज़रूरतमंदों के लिए, जिस तरह के हालात हो गए, अगर कोई भी इफ्तारी का एहतमाम नहीं कर पाता तो वो इस कैंपेन के थ्रू अपनी इफ्तारी का एहतमाम कर सकेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक बॉटल ख़रीदते हैं तो आप एक फ़र्द की इफ्तारी का, एक फ़र्द के खाने का अतिया कर देते हैं, आप उसका एहतमाम कर देते हैं। ज़बरदस्ती। तो आपकी इस छोटी सी एफर्ट से जो इफ्तार दस्तरखान है वो और सजेंगे और वसी होते चले जाएंगे। और ये आपको हम ज़रूर बताएंगे कि आज दिन तक जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं 1,16,700 लोग कोका कोला की इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। तवा चिकन कहाँ पहुंचा है शोएब? तकरीबन पहुंच गए। पराठे उसके साथ बन चुके बनने हैं अभी। अब पराठों की आवाज आ रही थी ब्रेक में हमें, है ना? आप देखते हैं पराठे कहाँ तक पहुंचे हैं, बताएं समीन। जी, पराठे हमारे यहाँ पे तैयार हो रहे हैं सब्रोज़ों के बड़े ज़बरदस्त पराठे हैं। और देखिए कितना आसान है कि बस आपने फ्रीज़र से निकाला और डायरेक्ट आपने तवे के ऊपर रख दिया और इसको अच्छे से सेक लिया। यहाँ पर जो है हमारी जो यहाँ पे तवा चिकन है वो भी बड़ी ज़बरदस्त सी मुझे खुशबू आ रही है और देखें क्या मज़ेदार सी भाप इसकी निकली है। अच्छा, यहाँ पर मैं देखूँगी कि अगर ज़रा सा पानी है तो उसको खुश करेंगे, बिल्कुल पानी मुझे वैसे नज़र नहीं आ रहा। और जो मैंने बताया था कि डालडा
बनास्पति घी, उसको मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून यहाँ पे डालूँगी और इसको एक लास्ट घुमाकर और बस इसको हमने डिश आउट करना है। अच्छा, अब मुझे इसको मज़ीद जो है ना वो कट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज काफ़ी अच्छा कट इसका हो चुका है। और बस अब मैं यहाँ पे ये देखूँगी कि पानी जैसे ही ड्राई हो जाता है फ़ौरन से जो है मैं इसको डिश आउट करूँगी। और यहाँ पे ऑयल जब आपका साइडों से निकलना शुरू हो जाए, यानी कि ये वाला ऑयल, तो उसका मतलब ये होता है कि पानी तकरीबन जो है वो ड्राई हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि ये कितने मज़े की इसकी शक्ल लग रही है और ये चिकन का कीमा है, लेकिन ये बिल्कुल भी आपको ड्राई महसूस नहीं हो रहा होगा। उसका रीज़न ही यही है कि जो मैंने जो प्याज इस्तेमाल की है और जो मैंने पिसे हुए टमाटर इस्तेमाल किए हैं, उससे बड़ी अच्छी सी जो है इसकी ग्रेवी बन गई है। अच्छा, ये मैंने टर्न किया और इसको मैं रखूँगी नीचे। ये आ गई हमारी सर्विंग डिश और ये बनास्पति घी का मैंने इस्तेमाल कर लिया है। अच्छा जी, और ये पराठा भी हो गया है बिल्कुल रेडी। इसके साथ हम कुछ करने वाले हैं आज गड़बड़, पराठा खुश्क तो देखेंगे। ना डाले ऑयल, जिसको ऑयल से मसला है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऑयल नहीं डालते हैं और ये मुझे लग रहा है कि बिल्कुल परफेक्ट सा जो है हमारा तवा कीमा वो रेडी है। चूल्हा मैं करूँगी बंद और यहाँ पे मैं इसको करूँगी डिश आउट। अरे वाह, अच्छा ये देखिए ये हो गया है जी, और ये हो गया हमारा थोड़ी सी फ्रेश हरी मिर्चें। अच्छा, जितने भी इस टाइप के खुश्क ड्राई होते हैं उसके अंदर मैं कोशिश करती हूँ कि अदरक और हरी मिर्च का इस्तेमाल करूँ। जब धनिया डालते हैं तो वो खुशबू बिल्कुल चेंज कर देता है। अच्छा, आज मैंने आपको बताया कि हम पराठे के साथ थोड़ा सा मजाक करने वाले, मजाक नहीं करने वाले एक्चुअली मजाक मैंने ऐसे ही बोला है, हम पराठे को एक ट्विस्ट देने वाले हैं। और ट्विस्ट ऐसा है कि घर में अगर आपके कोई फ्रूट ऐसा है जो कि पराठों के साथ बड़ा अच्छा जाता है, जैसे कि सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं, स्ट्रॉबेरीज होती हैं, बनाना घर में हर अफ्तारी के टाइम पे मौजूद होता है, तो आप लीजिए ये सबरोसो का पराठा, उसको अच्छे से सेकिए। और मेरे पास है ये ज़बरदस्त सा चॉकलेट स्प्रेड, हेज़लनट स्प्रेड, समझ गए होंगे कौन सा है। अगर ये घर में मौजूद नहीं है तो आपने क्या करना है कि आपने कोई भी किसी भी ब्रांड की चॉकलेट ले लीजिए, ठीक है, किसी भी ब्रांड की आप चॉकलेट ले लीजिए और उसको आप माइक्रोवेव में थोड़ी सी क्रीम या थोड़े से मिल्क के साथ उसको आप कर लीजिए माइक्रोवेव फॉर अ मिनट और सो, जब तक कि वो मेल्ट हो जाए। और उसके बाद जो है आपने इसको इस तरह से फैला देना है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप चॉकलेट को डायरेक्ट इसके ऊपर रख के तवे पे सेकिए, क्योंकि वो इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर सो मेनी पीपल। सो यहाँ पर मैं चॉकलेट स्प्रेड को इस तरह करके इवनली जो है स्प्रेड करूँगी और ये हमारी एक मज़ेदार सी मीठी मीठी कहना चाहिए हमारा एक स्नैक रेडी हो जाएगा फॉर द अफ्तार। और ये है स्ट्रॉबेरीज। सो यहाँ हम रखेंगे स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरीज के मजे। चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरीज इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। इनफैक्ट मेरा जो बेटा है वो स्ट्रॉबेरीज खाता ही इस स्प्रेड के साथ है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे इसको कर दिया हमने ऐसे फोल्ड, और फोल्ड करके मैंने किया ज़रा प्रेस, और प्रेस करने के बाद वही वाली स्लेटेड नाइफ़ जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ किसी भी ऐसी चीज़ को काटने के लिए जिसमें ब्रेड हो, रोटी हो या पराठा हो, तो ये नाइफ़ बड़ी काम आती है। ये हमने इसको ऐसे यहाँ पे काटा और आपका एक मज़ेदार सा जो है वो एक स्वीट सी जो ट्रीट है वो हो गई आपकी रेडी। लुक्स ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये यहाँ पे ब्राउन और रोज़ा रख रहे हैं बहुत अच्छा है। और इट्स अ वेरी गुड एंड इट्स अ वेरी गुड स्नैक। अगर बच्चों का रोज़ा नहीं है और वो स्कूल जा रहे हैं तो भी इट्स अ वेरी गुड स्नैक कि आपने बच्चों को, इट्स अ वेरी इजी टू मेक कि आपने जो है वो बच्चों को बना के ये दे दिया और आप बच्चे ले गए। और इट्स वेरी फिलिंग। देखिए फ्रूट की सूरत में और स्ट्रॉबेरीज में बहुत कंटेंट है फाइबर का। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर। तो आपके पास फाइबर का कंटेंट आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स आपके अंदर आ गए। सो ये है कि इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कि बच्चे किसी तरीके से आप थोड़ा सा मीठा भी खा लें, फ्रूट भी खा लें, फाइबर भी आ गया और कार्बोहाइड्रेट्स आपके पराठे में तो पता है आपको मैदे में होती है। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज, ये आप जरूर ट्राई करें। मजे के नहीं होते बल्कि उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यूज भी बहुत अच्छी होती हैं, हेल्दी बहुत होते हैं। और यही हमारा मकसद भी है कि हम प्रमोट करें जी इसको कि आपने हेल्दी खाना खाना है। समीन, थैंक यू सो मच फॉर दिस।
The dish was ready. वेलकम बैक जी रमज़ान, और हमें खुशामदीद कहेंगे आपको। और हमेशा जो है इस तरह की स्टोरीज सामने लाते हुए हमें बहुत खुशी होती है जहाँ पर लोगों की मदद की जा रही होती है। हम ऐसी बातें तो शेयर कर रहे होते हैं शोएब अक्सर औकात, जो कि हमारा काम भी है कि हम हकाइक बयान करें कि कहाँ पर लूट मार हुई है, कहाँ पर कुछ बुरा हुआ है, लेकिन वहीं पर हमारी जिम्मेदारी ये भी आती है कि हम ये भी हाईलाइट करें कि कहाँ कौन अच्छा काम कर रहा है और कहाँ क्या अच्छा हुआ है। कोई इस सोसाइटी में इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है जिसका इम्पैक्ट आ रहा है, बात करनी बड़ी अहम हो जाती है। खिदमत खल्क की बात करते हैं, कुर्रतुल बख्तियारी साहिबा का जिक्र करते हैं। निस्फ सदी हो गई खिदमत खल्क के शोबे से वाबस्ता हैं। 1971 में कराची के इलाके औरंगी की झोंपड़ियों से समाजी खिदमत का इन्होंने आगाज़ किया और आज तक बेशुमार ज़रूरतमंदों का सहारा बन चुकी हैं और कम्युनिटी वर्कर की हैसियत से सेहतयामा हो, तालीम हो, इस पर काम करती आई हैं। उनका इदारा इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ एंड प्रैक्टिसेस, ये गरीब बच्चों को बुनियादी तालीम और कम्युनिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहा है। आज हमें ज्वाइन कर रही हैं काबिल फ़ख्र खातून हैं। बहुत शुक्रिया, आपने ट्रांसमिशन में वक्त दिया। सबसे पहले प्लीज़ बताइएगा, ये जो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ एंड प्रैक्टिसेस है, इसका आगाज़ कैसे हुआ? ये मेरी अपने काम थे कोई 77 से कराची में, फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान में। तो और फिर मैं 87 में मैं जब गई थी बलूचिस्तान बुलाया गया, तो वहाँ पे एक्सपीरियंसेस हुए लोगों के साथ काम करने के, बहुत ही कम्युनिटी लेवल पे, सैनिटेशन पे, गर्ल्स एजुकेशन पे। तो उससे एक बात समझ में आई कि एक ऐसा इदारा बनाना चाहिए जिसके अंदर जो यंग लोग हैं पाकिस्तान के और बिलखुसूस बलूचिस्तान के, उनको तरक्की के मुख्तलिफ अमल जो है वो समझ में आए, इसको प्रैक्टिस कर सकें अपनी मर्जी से और कॉन्फिडेंस उनके अंदर आए। तो हमने फिर ये इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ एंड प्रैक्टिसेस बलूचिस्तान में बनाया 98 में, जिसके अंदर फोकस जो है वो ऐसे यंग लड़के लड़कियों का है जो कि जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में या तो जा नहीं सके या रह नहीं सके, या गए भी अगर हैं तो उससे कोई ख़ास मुस्तफ़ीज़ नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स पे मार्जिनलाइज्ड हैं, वल्नरेबल हैं और एक्सक्लूडेड हैं मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान से। तो उन ऐसे लड़के लड़कियों पे हम फोकस करते हैं। थोड़ा सा कुर्रतुल साहिबा ये भी बताइएगा कि इदारा किस तरह की तालीम फराहम करता है और मेन मकसद क्या है इसका? इसके अंदर तालीम जो है वो नॉन फॉर्मल है। हमने अपने ही एक कोर्स वर्क बनाया है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो फर्द है, वो जो बच्चा है, वो जो नौजवान है, वो हमारा फोकस होता है। हमारा जो तजुर्बा रहा वो ज्यादातर ये है कि हमारे जो नौजवान हैं वो फियर में हैं, उनके अंदर बहुत गहरे फियर है, खौफ है, और जो खौफ होता है वो इल्म नहीं लाने देता, वो पढ़ नहीं सकते, वो ग्रैब नहीं कर सकते, वो पकड़ नहीं सकते, लर्निंग नहीं हो सकती। एक खौफ ज़दा इंसान लर्निंग नहीं कर सकता। हमारी मेजॉरिटी नौजवान जो है पाकिस्तान के, इनके अंदर किसी ना किसी किस्म का एक खौफ बैठा हुआ है, डीप डाउन अंदर है। तो हम पहले उसको प्रोसेस करते हैं ताकि अंदर से ज़ात जो है, शख्सियत जो है वो लिबरेट हो। तो जो मकसद है हमारे पूरे इस एजुकेशन का, वो कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई सनद देना नहीं है, बल्कि एक नौजवान को, एक बच्चे को खुद अपने आप को पहचानना, कॉन्फिडेंस लाना, और फिर वो जिंदगी में आगे निकले तो वो अपने आप को एडजस्ट कर सके, आगे ग्रो कर सके और एक इंडिपेंडेंट, ग्रेसफुल, डिग्निफाइड लाइफ जो है। बिल्कुल ठीक। और हम ज़रूर जानना चाहेंगे आपके इस इदारे से अब तक कितने लोग ऐसे जो मुस्तफ़ीद हो चुके हैं? जी, कोई 8,000 के करीब हुए हैं पिछले 25 साल में, और माशाल्लाह से सब जो है, मैं 100% नहीं कह सकती, लेकिन मेजॉरिटी जो है, जब मैं मालूम करती हूँ और मिलती हूँ, दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइव्स, वेल एडजस्टेड एंड वेल, दे आर ऑन प्रोग्रेस, और बहुत प्रोग्रेसिव हैं, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं और पॉजिटिवली अपने ख़ानदान, अपनी कम्युनिटी, अपने लोग, उनके लिए, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी जहाँ भी काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत पॉजिटिवली कनेक्टेड हैं और रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, उनके आउटकम अच्छा है, तब्दीली है बहुत उम्दा, और दूसरे और नए बच्चों को मुतासर कर रहे हैं। ये 8,000 हैं इस वक्त माशाल्लाह से, और इस वक्त भी हमारे कोई 200-300 हमारे इस वक्त भी लर्नर्स इस वक्त
इंगेज्ड हैं यूनिवर्सिटी के साथ। अब तो हम यूनिवर्सिटी बिल्कुल, ये आप बहुत अच्छा काम करी हैं और इसी तरह से आप सोशल वर्क करती हैं। तो एज अ कम्युनिटी वर्कर, एज अ सोशल वर्कर, आपने क्या क्या और खिदमात सर अंजाम दी हैं? मैंने शुरू किया था कराची यूनिवर्सिटी में जब मैं थी। तो जब मैं सोशल वर्क कर रही थी उस वक्त से मैंने शुरू किया था। ये है बात 77 की। बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन। तो सबसे पहला काम जो था यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट था, यूनिसेफ इसको फंड कर रहा था, वो था घरों में टॉयलेट बनाने। ये जो कच्ची आबादियां थी इनके घरों के अंदर कोई टॉयलेट नहीं था। तो जो तरीक़ाकार था ये मैं आज से मैं 80s की बात बता रही हूँ, अर्ली 80s, 79, 78 की। तो उस वक्त इनके यहाँ बस ये होता था इन सब आबादियों में कि वो एक कोई डिब्बा या कोई चीज रखी रहती थी, उसमें गलाज़त 2-3 दिन तक भरती रहती थी घर वालों की। फिर 2-3 दिन के बाद कोई जमादार आता था, बाय हैंड लेके उसको खाली करता था। सब कुछ मैनुअल होता था, सब कुछ मैनुअल था, हाथों से। और वो गलाज़त फिर ले जाके कहीं गली के कोने में कहीं खाली जगह पे वो फेंक देता था। तो उससे जो था इस कदर बीमारियां, यूनिसेफ का एक डेटा था कि बहुत हाई रेट था डायरिया का और बच्चों की अफवात का। तो जो डिजाइन आया वो पिट लेट्रिन का, सोप पिट, एक गड्ढा करके सोप पिट बना के उसके अंदर गलाजा जाए और उसके साथ एक WC एक कमोड लगा रहे, ये सीट। तो ये हमने बनाए और ये हमने कोई 5000 घरों में बनाए। और ये प्रोजेक्ट चला, काम जो था ये आई थिंक 79 से लेके और 85, 86 तक मैं इसके अंदर थी शामिल और इसको मैंने लीड किया था। इसमें हमने हर घर में जा के समझा के छोटे छोटे घर, इतना बड़ा गड्ढा बनाए, फिर उसके अंदर मेहनत करें, उनको समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा हमें डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ा। सबसे पहले हमने जो बेवाएं थी और जो यतीम थे उनके घरों में पहले बनाया डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। स्लोली ये सामने चीज़ें आना शुरू हुई, स्लोली ग्रेजुअली, और कोई 3 साल में 5000 टॉयलेट्स बने, लोगों ने अपने घरों में बनाए। साथ साथ हमने ये किया था कि कम्युनिटी बेस्ड प्राइवेट सेक्टर को जन्म दे दिया था। जो ये मजदूर होते हैं जिनको कोई काम नहीं मिलता, जो अनस्किल्ड होते हैं, उनको फिर मैंने जमा करके उनको ये काम सिखा दिया था। और फिर वो अपने हर घर में जाके ये टॉयलेट्स बनाते थे और उनको पैसे मजदूरी के मिल जाते थे। तो ये एक बुनियादी काम था जिसने मुझे सिखाया, समझाया। और मेरी PhD इसी काम पे है, जिसके अंदर मेरी जो थीसिस है, मेरी जो रिसर्च है, वो है हाउ टू वर्क विद द पीपल। मेथोडोलॉजीज क्या है, हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं पाकिस्तान में, हमारे पास आइडियाज होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, मगर हाउ टू इम्प्लीमेंट इट नहीं होता, हाउ टू डू इट नहीं होता। दैट इज माई एरिया। आई क्रिएट मेथोडोलॉजीज ऑन हाउ टू डू इट। अब ये भी सैनिटेशन का प्रोजेक्ट यूनिसेफ के पास पड़ा हुआ था 1-2 पता नहीं कितने महीने से, और वो कुछ समझ नहीं आई थी इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठेकेदारों से करना है, गवर्नमेंट करे, कौन करे, दे वर रीचिंग नोवेयर। लेकिन देखिए बात वही है कि जब कुछ कहीं और से नहीं आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा होता तो कुछ स्टेप्स आपको खुद लेने पड़ते हैं और खुद अपनी भी जिम्मेदारियां होती हैं और वो जिम्मेदारियां हमने खुद निभानी है। और आपने बहुत अच्छे से बखूबी आपने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, बहुत अच्छा आप काम करिए। बहुत शुक्रिया आज हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ रमज़ान और हम। वेलकम बैक जी। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुशामदीद। और एक सवाल आप सबसे भी और शोएब आपसे भी। कितने कप चाय पीते हैं आप? मैं तो चाय पीता ही नहीं। एक दिन में ना करें, नहीं पीता चाय? नहीं पीते? नहीं। आपके घर में लोग कितनी चाय पीते हैं? अब जब बात घर पे आई गई है तकरीबन, तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। 3 कप या 4 कप। आप मुझसे पूछें कितनी देगचियां घर में चाय की बनती हैं? कितनी देगचियां बनती है? और मैं कहूँ कि एक वक्त भी ऐसा आ सकता है कि एक देगची भी ना बन सके क्योंकि हमारे पास चाय की पत्ती नहीं होगी। मतलब चाय की पत्ती उगना खत्म हो जाएगी। ये अब आप बताएं आगे। बेसिकली बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जो चाय के शौकीन हैं, जो चाय पीते हैं, उनके लिए चाय वाकई महंगी हो रही है। क्यों महंगी हो रही है जनाब? अब सब जानते हैं कि मुल्क की बंदरगाहों पर इस वक्त क्या सूरत हाल है कि कंटेनर्स वहाँ पर खड़े हैं, क्लियरेंस मिल नहीं रही, यानी LCs लेटर ऑफ क्रेडिट्स उनको इशूज़ नहीं किए जा रहे। दैट इज़ द रीज़न कि फिर चाय
कि इंपोर्ट पे एक तरह से ना सवालिया निशान उठ चुका है कि चाय तो है पोर्ट पर, मार्केट में नहीं है, और जो पहले 500-600 रुपए की पत्ती का पैकेट था सबीना, वो 1500-1600-1700 तक पहुंच चुका है, यानी कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। यस, तो आवाम परेशान है जनाब के जो चाय के शौकीन है, जो कि तकरीबन सारे हैं, इत्तेफाक से अगर मैं नहीं आप नहीं तो एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज तो लोग बहुत ज़्यादा चाय के शौकीन हैं। तो इस मसले पर आज हम बात करेंगे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के टी ट्रेड कमेटी के कन्वीनर है ज़ीशान मकसूद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीशान साहब, ये मसला सिर्फ चाय का नहीं, ज़ाहिर है हम देखते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट्स इशू नहीं हुए, एलसीज इशू नहीं हुए, जिसकी वजह से तमाम कंटेनर्स वहाँ पर हैं हमारी बंदरगाहों पर। तो आपसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान का इन्हिसार जब इम्पोर्ट पे हम आते हैं, कितने फ़ीसद हमारा इन्हिसार है वो चाय की इम्पोर्ट पर होता है? कि चाय इतनी हम हमारी प्रोडक्शन है लेकिन बाकी हम सारी इम्पोर्ट ही करते हैं। देखिए जी, हमारी प्रोडक्शन इस वक्त बिल्कुल ना होने के बराबर है। अच्छा। शंक्यारी में आज से 20 साल पहले एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ गवर्नमेंट की कुछ हेल्प नहीं थी, सपोर्ट नहीं थी, तो मेरे ख्याल है 10 मेट्रिक टन शायद गालिबन हम उसके अंदर में वहाँ पे प्रोडक्शन है, जो कि हमारा एक कंटेनर भी नहीं है या 2 कंटेनर भी नहीं है। इसका मतलब है इन्हिसार हम करें सारा इम्पोर्ट, 250 मिलियन। ठीक है जी, टोटल इन्हिसार हमारा इम्पोर्ट के ऊपर है। और बेसिकली चाय जो है, देखिए मैं थोड़ा सा ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये गरीब के लिए 3 टाइम का मील है, यानी कि उसके लिए खुराक है 3 टाइम की। वो सुबह इस चाय के साथ रोटी दबो के खा लेगा तो उसकी खुराक, उसका नाश्ता हो जाएगा। दोपहर में वो चाय दबो के खा लेगा रोटी के साथ तो वो भी उसका खाना हो जाएगा। और इसी तरह से मेहमान नवाजी, और मतलब गरीब के लिए 3 टाइम का मील है, एक एसेंशियल फूड आइटम है। इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसको हम सॉफ्ट ड्रिंक या किसी ड्रिंक्स के साथ हम मशरूबात में नहीं ले सकते सर जी। लेकिन जिस तरह से अभी कीमतों में इजाफा हो चुका है तो उससे तो गरीब की खुराक किसी तरीके से लग ही नहीं रही है। तो ज़ीशान साहब, मैं यही जानना चाहूँगी कि इस वक्त बंदरगाहों पर चाय के कितने कंटेनर्स हैं जो फंसे हुए हैं? जी, बड़ी अच्छी बात आपने की। देखें, बात यह है कि इस वक्त जो है दिसंबर में जब एक स्ट्रक हुआ था और जनवरी और दिसंबर के जो माल थे वो सारे रुक गए थे, और उस वक्त हमने जब शोर मचाया था तो गवर्नमेंट ने उसमें पॉलिसी थोड़ी सी ईज़ की, तो फैब के अंदर वो माल रिलीज़ हुए। जो 500-600 रुपये किलो कीमतें बढ़ी थी, फैब के एंड के अंदर में वो कीमतें 200-250 रुपये किलो कम हुई हैं। लेकिन दोबारा से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हमारे यहाँ जो लोग पॉलिसी बनाते हैं उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। देखिए, जो हमारे ताजिर हजरात हैं, जो कि अब जिस तरह से स्टेट बैंक ने हमें अलाउ किया था कि चाय की इंपोर्ट आप 181 डेज़ पे और 365 डेज़ पे आप करें, तो जब 181 डेज़ के ऊपर डेफर पेमेंट पे या 365 डेज़ डेफर पेमेंट के ऊपर कोई ताजिर, कोई इंपोर्टर इंपोर्ट करता है चाय, तो बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स जो हैं उसकी एफआई फाइल करने के, एफआई कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, उसको फाइल करने के लिए 10-10, 15-15 दिन या 20-20 दिन लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो कंटेनर जो है वो डैमेज और डिटेंशन में आ जाता है। अगेन वही बात है कि डैमेज और डिटेंशन जो है वो डॉलर की सूरत में शिपिंग लाइन बाहर लेके जाती है मुल्क से, यानी कि आपका फॉरेन रिजर्व पे इफेक्ट आता है। सेकेंडली ये है कि जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू, ड्यूटी और टैक्सेस का मिलना चाहिए इमीडिएटली, यानी कि जब जिस बंदे ने अगर इंपोर्ट किए 365 डेज पे या 181 डेज डेफर पेमेंट पे, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू फॉरन नेक्स्ट डे तकरीबन 52% टैक्सेस हैं चाय के ऊपर, चाय की इंपोर्ट के ऊपर 52% टैक्सेस हैं, तो वो गवर्नमेंट को फॉरन मिलने चाहिए। लेकिन हमारी नालायक पॉलिसी की वजह से या नाअहल पॉलिसी की वजह से, क्योंकि वो गवर्नमेंट को 20 दिन डिले हो जाते हैं, तो अगेन गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे फर्क पड़ता है। तीसरा सबसे अहम बात यह है कि जो ना, ये जब ये सारे मसाइल कमर्शियल बैंक की जानिब से इंपोर्टर हजरात को होंगे तो उससे मार्केट के अंदर में चीज़ शॉर्ट होती है और वो चीज़ जो है उसकी कीमत बढ़ती है, जाहिर बात है उसकी ब्लैक शुरू हो जाती है, ठीक है, उसकी कीमतें बढ़ती है, जो कि सारिफ के ऊपर असरअंदाज होती है ना, जिसका असर सारिफ के ऊपर आता है। जाहिर बात है हर आदमी इसको अपनी कॉस्ट में शामिल करता है, वो डैमेज डिटेंशंस को। अच्छा, और जो चौथा जो सबसे ख़राब पॉइंट है वो ये है कि ये इन सब मसाइल की वजह से वो चीज़ जो है वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंदर जाना शुरू हो जाती है, यानी स्मगल आइटम में जाना शुरू हो जाती है। मैं तो ये कहूँगा कि वफाकी मोहतसब जो बैंकिंग सर्कल के हैं उनको भी एक्शन लेना चाहिए कि जो अननेसेसरी इंपोर्टर हजरात को तंग कर रहे हैं या उनके ऊपर जो है मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन प्रॉम्प्टली होगा तो इंशाल्लाह ताला ये तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। अच्छा ज़ीशान साहब, अगर एक्शन नहीं लिया जाता, इस मसले का हल नहीं निकाला जाता, अभी जिस तरह से 1500 तक कीमतों में इजाफा हो चुका है, मजीद कितने फीसद इजाफा हो सकता है? देखिए, डिपेंड करता है, जब शॉर्टेज क्रिएट होगी, अब जैसे 10-15 दिन से फिर दिक्कत आ रही है। एक चीज़, अच्छा पहले तो ये था कि जो लोगों ने दिसंबर में जो माल इंपोर्ट किए थे वो कंटेनर फंसे हुए थे, जो 300 कंटेनर थे या कितने थे, वो आहिस्ता आहिस्ता सारे रिलीज हो गए। लेकिन अब चूंकि अलाउ ही नहीं मिल रहा, अब पब्लिक को इतना माल इंपोर्ट करने का अलाउ ही नहीं मिल रहा, तो अब तो हर वक्त नेक टू मतलब
नेक मतलब के हैंड क्या कहेंगे आप उसको, हर वक्त जो है वो नपी तुली चाय आती रहेगी, बहरान का खदशा रहेगा। इंपोर्ट ही नहीं है इस वक्त। ऐसे में सर इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की खपत की बात करें तो पाकिस्तानी एक महीने में, या जो भी डाटा आपके पास है, कंजम्पशन कितनी है चाय की पाकिस्तान में, जरूरत कितनी है? जी सालाना 250 मिलियन किलोग्राम है पाकिस्तान की कंजम्पशन, और तकरीबन पर मोर देन 1 kg जो है पर कैपिटा एक कंजम्पशन है एक पर पाकिस्तानी ना। और ये जो आपने बताई है सर, ये कॉस्ट कितनी आती है इसकी, यानी पाकिस्तानी एक साल में कितने की चाय पी जाते हैं, अगर मैं इस तरह सवाल कर लूं? 500 मिलियन डॉलर की चाय इंपोर्ट करते हैं हम लोग दुनिया से। हमारा मेनली जो इंपोर्ट है वो एक साल पाकिस्तानी पी जाते हैं, यानी कि 500 मिलियन जी पी जाते हैं। और इसके लिए देखिए हमने एक रिकमेंडेशन दी थी गवर्नमेंट को कि आप कीनिया के साथ अगर FTA कर लें तो ये ट्रेड बैलेंस हमारे फेवर में आ जाएगा। ये जो हम चाय पीते हैं 500 मिलियन डॉलर की, इसके अगेंस्ट हम 3 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है। हमारे एक्सपोर्टर को भी फायदा होगा अगर हम FTA कीनिया के साथ साइन कर लेते हैं। तो उसके अंदर में फरवरी के अंदर में उनकी मिनिस्टर आई भी थी और उनका एक विजिट भी हुआ और कुछ बातचीत आगे बढ़ी भी है, लेकिन अभी तक उसमें फर्दर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट अगर कीनिया के साथ FTA कर ले, हमने 5 चाय प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के साथ FTA किया हुआ है, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना और अपना नेपाल, इंडोनेशिया, ये 5 कंट्रीज है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इन 5 कंट्रीज के साथ 5 कंट्रीज में से 10% भी चाय नहीं आती है। जिस मुल्क से हम 90% चाय मंगाते हैं उसी के साथ हमारा FTA नहीं है। और हमारा अगर हम उस मुल्क के साथ FTA करते हैं तो एक और मामला है सर, अगर हम अब इस वक्त की बात करें, इन हालात की बात करें, ज़ाहिर जिसमें आपने सारी टेक्निकलिटीज़ भी शेयर की हैं हमारे साथ, चाहे कस्टम से जुड़ा मामला हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे कमर्शियल बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि सिचुएशन अभी ऐसी है, आइंदा कितने रोज़ तक आपको लगता है कि इतनी चाय तो है मार्केट में कि गुजारा हो जाएगा, उसके बाद चाय की पत्ती नहीं मिलेगी अगर मसला हल नहीं होता तो? देखिए अभी तो इस वक्त जो है जो स्टॉक हम समझते हैं महीने दिन की तो चाय है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये हो गई है कि यही चाय अब ट्रांजिट में भी आना शुरू हो गई, यानी कि वाया अफगानिस्तान जो है वो भी आना शुरू हो गई है। तो मेरा ख्याल है महीना दिन की चाय तो एक तकरीबन महीना 1.5 महीने का स्टॉक्स तो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल्स हैं, जो कि ख़त्म, जारी बात है जैसे जैसे वो कम होते जाएंगे ईद के बाद, तो फिर नई इंपोर्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि बैंक की तरफ से रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, स्टिल एसेंशियल प्रॉब्लम्स हल होनी चाहिए ताकि लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हो और जो भी इस वक्त चाय की इंपोर्ट में ज़रा मुश्किलात हैं वो ठीक हो सकें। शुक्र ज़ीशान साहब, साथ मौजूद थे आप और आपने कहा कि सिर्फ 1-1.5 महीना ही है पानी के पास चाय का स्टॉक जो है। अब चाय भी ना पिए, हाँ चाय ना पिए, नहीं एक पॉइंट का बड़ा अच्छा था, गरीब का तो मील है ना जी वो, तो ये वाकई मसला हल होना चाहिए। अदरवाइज तो ही हिमसेल्फ सेड के वरना ब्लैक में चाय आती रहेगी अफगानिस्तान के वाया या अदरवाइज भी और भी बड़े बिल्कुल जी मसाइल का हल होना चाहिए। बढ़ते एक ब्रेक के जानिब रही है हमारे साथ रमजान और हम। वेलकम बैक जी, रमजान और हम में भी वक्त हुआ जाता है एक सैर को। वो बचपन में एक पोएम आपको याद है, कहते आओ बच्चों सैर कराऊं तुमको, पता नहीं किसकी, पाकिस्तान की ऑफ कोर्स, तुमको पाकिस्तान। फिलहाल तो आप वीज़े लगा रही हैं ना, पाकिस्तान से बाहर के मामलात आप देख रहे हैं, आप थोड़े से बाहर के मामलात देख रहे हैं। तो आज कौन सा मुल्क हम विजिट करने वाले हैं? तुर्कमेनिस्तान है ये, वस्ती एशिया में खूबसूरत इस्लामी मुल्क जिसकी सरहदें काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से मिलती हैं। और जब इस मुल्क की हम बात कर रहे हैं तो बाकी सैर में और सभी नहीं कराएंगे, खुर्रम इलाही हमें इसके दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी डबल लैंड लॉक तो नहीं है ना ईरान? नहीं, ये सिंगल लैंड लॉक है, डबल लैंड लॉक नहीं है। डबल लैंड लॉक दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक हैं, लेकिन तुर्कमेनिस्तान को देखा जाए तो मुस्लिम अक्सरियत आबादी है वहाँ पे, लेकिन जो डिक्टेटरशिप है वहाँ की, वो हमें कहना चाहिए कि बहुत ही मुतक़नानान अपने आप को समझते हैं। टोटलिटेरियन रजीम अगर आपने समझनी हो तो कहा जाता है कि क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है हम मुस्लिम दुनिया की सैर कराएं विद ऑल द गुड्स एंड बैड्स जो हमें इम्प्रूव करने हैं, तो कहा जाता है कि ये मुस्लिम दुनिया का नॉर्थ कोरिया। अच्छा। तो जो लोग नॉर्थ कोरिया के बारे में जानते हो, क्लोज सोसाइटी है, वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप ऐप्स, यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, यहाँ भी इंटरनेट नहीं है, ऐप्स सिर्फ अप्रूव्ड है। लेकिन अगर आप मुझे कहें मैंने नॉर्थ कोरिया और अगर तुर्कमेनिस्तान को कंपेयर करूँ तो तुर्कमेनिस्तान की कंडीशन ज़्यादा हार्श हैं। लाइक यहाँ पे जिस तरह से तुर्कमनबाशी जो उनके पहले बड़े प्रेसिडेंट थे जो कि तकरीबन 26 साल रहे, जस्ट इमेजिन, उनकी शख्सियत को जिस जगह एक ज़माने में उन्होंने घड़ियाँ दी तमाम शहरों को जिस पे उनकी तस्वीर बनी हुई थी, तो हर शहर में उनका स्टैचू लगा, और एक स्टैचू तो इतना बड़ा लगा हुआ जो सूरज के साथ साथ घूमता है, कहीं स्टैचू पे अंधेरा ना आ जाए। उनकी लिखी हुई किताबें मैं आगे जाके पढ़ाऊँगा, हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, और रूनामा उसको कहते हैं। ये बिहेवियर ठीक है वैसे? बिल्कुल भी नहीं ठीक। अच्छा, जिन लोगों ने पढ़ा हो ना डिस्टोपियन सोसाइटी, यूटोपिया बेहतरीन मुआशरा, डिस्टोपिया बदतरीन मुआशरा। डिस्टोपियन सोसाइटी में जॉर्ज ऑरवेल का नॉवल है 1984,
ये उसका समझ ले अक्स है। तो है मुस्लिम आबादी, और मुस्लिम आबादी यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजिस्ट कर रही है इन गलत बातों को। लेकिन इसकी कुछ अच्छी अच्छी बातों की तरफ चलते हैं। जो लोग जानते हैं, जो लोग नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया मिले हुए हैं, तो जो नॉर्थ कोरिया का शहर साउथ कोरिया से मिलता है, वहाँ पे बहुत ही रंगीनी दिखाई जाती है, पेंट किया जाता है। इसी तरह जो अश्काबाद, या जिसे इंग्लिश में अश्काबाद कहते हैं वो लोग, जो इनका कैपिटल सिटी है, वहाँ पे 543 सफ़ेद बिल्डिंग्स हैं जिन पे सिर्फ सफ़ेद मार्बल लगा हुआ। और कहा जाता है इसलिए कि उस ज़माने उनके सदर को सफ़ेद रंग, जो खुद अपने आप को एक टोटलिटेरियन बादशाह के तौर पे रूल करना चाहते हैं, और उनका ये दावा है कि हमारे दिल लोगों के दिलों से धड़कते हैं और हमारे अलावा इनका और कोई मसीहा नहीं। 543 बिल्डिंग वाइट हैं और सड़कें सारा दिन खाली रहती हैं, सिर्फ चंद लोग उन सड़कों पर आते हैं जस्ट टू शो डिसिप्लिन टू द फॉरेन वर्ल्ड। और सफ़ेद रंग उनको इतना पसंद है कि आप किसी और रंग की गाड़ी खुसूसन कैपिटल में नहीं ला सकते, और मुकम्मल बैन है किसी और की गाड़ी इंपोर्ट करने के, उनको सफ़ेद रंग पसंद है। लेकिन जब आप सिर्फ उस शहर में या ओवरऑल जी बिल्कुल, और इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन। और सबीन, जब आप आगे बढ़ते हैं और आप जब उनसे रियासती सतह पर पूछते हैं ऐसे क्यों, तो कहते हैं हमारा मुल्क में गर्मी बहुत है, जो कि दुरुस्त बात है। 70% जो तुर्कमेनिस्तान है वो डेजर्ट है। ओके। लेकिन वहाँ पे वो कहते हैं जी सफ़ेद रंग हमने इसलिए रखा हुआ है कि वो गर्मी को अट्रैक्ट नहीं करता वगैरह वगैरह। लेकिन जो फॉरेन एनालिस्ट है वो ये कहते हैं, क्योंकि नायज़ॉफ को बहुत ज़्यादा पसंद था जो उनके वो प्रेसिडेंट हैं जो लंबे अरसे तक रहे, तो उन्होंने फिर पूरे शहर को वाइट कर दिया। और अजब बात है, कुछ वाक़यात तो ज़रा अफसानवी से लगते हैं कि एक ज़माने में उन्होंने एक लड़की को देखा, उसका सोने का दान था, तो उन्होंने पाबंदी कर दी किसी का दान तुर्कमेनिस्तान में सोने का नहीं होगा। और वो जी उन्होंने बचपन में कुत्तों को देखा था कि वो हड्डी, उनके दांत मजबूत होते हैं, उनका तुर्को तुम लोगों के दांत मजबूत होने चाहिए, हड्डियाँ चबाया करो। और अपने कुत्ते से इतनी मोहब्बत करती थी, उसका भी गोल्डन स्टैचू बनवा रखा है। ओके। तो बहुत ही हैरान कुन एक तो रिकॉर्ड यही हो गया ना कि सफ़ेद बिल्डिंग्स का रिकॉर्ड, सफ़ेद गाड़ियों का रिकॉर्ड, उसके अलावा भी कोई रिकॉर्ड जो भी ऐसा मुल्क होगा ना, वो अपने लोगों को मिल्लत का सितारा बनाने के लिए ना कोई ना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते रहते हैं, ताकि एक और तरह की वतनियत उनमें तारी रहे और वो हैरान रहे, नारे मारे कि हमारे मुल्क पास ये बड़ा है, वो भी है, सहूलियात हो ना हो, रोटी कपड़ा मकान हो ना हो, पैरों में जूते हो ना हो, लेकिन हमारा वो पोल सबसे लंबा है वगैरह। तो वाकई इनका किस ज़माने में सबसे लंबा झंडा जो पोल पर लगा हुआ इनका था, अब वो 5वां है। फेरिस व्हील आप लोगों ने देखा होगा, लंदन आई जिसको कहते हैं, बिग सर्कल जिसमें लोग सवारी करते हैं, बुलंदी पे जाके शहर को देखते हैं। आप सिर्फ सवारी की बात करें, लोग सामने तस्वीर लाजमी लेते हैं। इनके पास दुनिया का सबसे बड़ा है जो कवर्ड है, यानी वो चल रहा है तो उसके वो एक कवर्ड व्हील के अंदर है, समझे, वो एक फ्रेम के अंदर फेरिस व्हील चल रहा है। ऐसे सबसे बड़ा फाउंटेन जो है यार्ड, वो भी इनके पास है। सबसे बड़ा कोई रियल टाइम आर्किटेक्चरल फ्रेम है, वो भी इनके पास है। लेकिन सारी बात यह है कि उन सब बातों में कहीं ना कहीं इनके जो लीडर हैं, जो कि उस ज़माने के बादशाह, मैं तो बादशाह कह रहा हूँ, वो अपने आप को प्रेसिडेंट कहते हैं, रवैया बादशाहों वाला है ना, रवैया वो राया समझते हैं, आवाम नहीं समझते हैं, डिक्टेट करते हैं। अगर जिन लोगों ने डिक्टेटर मूवी देखी बस समझ लें वो है। तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते रहते हैं ताकि आवाम को एक तस्वुर वतनियत देते रहें कि वो जुड़े रहें तुर्क स्पिरिट के साथ। लेकिन इतनी सारी अच्छी चीज़ें तो आप बता रहे हैं, रिकॉर्ड्स भी बता रहे हैं, इतनी प्यारी प्यारी फाउंटेन्स भी बता रहे हैं, टॉलेस्ट बिल्डिंग्स भी बता रहे हैं, लेकिन लोग कैसे जाते होंगे इतनी इंस्ट्रक्शंस के साथ? क्या लोग विजिट करते हैं वाकई? इसी वजह से तो लोग विजिट नहीं करते। ये दुनिया का सेंट्रल एशिया का सबसे लीस्ट विजिटेड कंट्री है, हत्ता कि एक साल में 9,000 से भी कम लोगों ने इसको विजिट किया। और अगर आपने इसको विजिट करना है तो रियासत का ही गाइड आपको, आप बुक करेंगे अपना विजिट, रियासत का गाइड आपको साथ लेगा, वो जाएगा, वो आपको बताएगा किस बिल्डिंग की तस्वीर लेनी है, किस बिल्डिंग की तरफ आपने बैक नहीं करनी, कैसी तस्वीर आप अपने जो उनके प्रेसिडेंट है जिन्होंने अपने को तुर्कमनबाशी कहा था, आप उनके साथ कैसे तस्वीर ले सकते हैं, उनके स्टैचू के साथ कैसे नहीं ले सकते, कौन सी किताब आप उस मुल्क में ले जा सकते हैं। इतने सख्त कवानीन हैं, इतने सख्त कवानीन है, तो बड़े स्ट्रेंज किस्म के रूल्स, बहुत स्ट्रेंज, ये कहीं पर भी नहीं होता। चले स्ट्रेंज कवानीन, एक आपने गाड़ियों वाला सुना, इससे आगे सुने टीवी एंकर्स को मेकअप की इजाजत नहीं है। सो अगर आप लोग उस मुल्क में होते तो इट वुड हैपन वेरी हार्ड। हम तो करते भी नहीं है खुरम भाई। नहीं मुझे कहाँ मेकअप करते? नहीं किसी सूरत में मुझसे थैंक यू। काश सामने नाजरीन कभी हमारे हमसे पूछें लेकिन उन्होंने कहा कि जी तुर्क लोग इतने खूबसूरत हैं, इनको ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, तो वहाँ सख्त पाबंदी है। सबसे हैरान कुन बात, वहाँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो हमारे महीने हैं, इनके नाम बदल के प्रेसिडेंट के खानदान के ऊपर नाम रख दिया। कोई चीज छोड़ी नहीं, यानी अब जहां देखिए मजहब को छोड़ दिया, मजहब को छोड़ दिया। यार मजहब के हवाले से बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल है, लेकिन हमारे सामने नाज़िर खुसूसन रमज़ान में हमारे इल्म में इजाफा होना चाहिए। उसने किताब लिखी रूनामा, ओके, और वो किताब उसने स्पेस में भी भिजवाई 2015 में कि ये जो खैर जो बड़ा इल्म मैंने लिखा है वहाँ न रह जाए। वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नर्सरी, हत्ता कि जब आप ड्राइविंग टेस्ट पास करते हैं तो आपने रूनामा में से कोई सबक सुनाना होता है कि मुझे मुकम्मल याद है।
अच्छा, आपको याद है जब बिग ब्रदर वो नॉवल में होता है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, हर थोड़ी देर बाद आपने टीवी स्क्रीन के आगे कहना था बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, मैं बिग ब्रदर पे एतमाद रखता हूँ। तो वही वाला हिसाब है, रूनामा रोज़ पढ़ना है। और बड़ा सा किताबी शक्ल में रूनामा अशकाबाद में मौजूद है। वो रात को 8 बजे खुलता है और बड़े बड़े स्पीकर में से उसमें से नगमे तरन्नुम के साथ शुरू हो जाते हैं उसके लेसन्स। किसी ज़माने में ये स्कूल कॉलेज का हिस्सा था, लेकिन अब इसको स्कूल कॉलेज से उनकी वफ़ात के बाद निकाल दिया गया। और उन्होंने अपनी वफ़ात के लिए शायद अब आवाम थोड़ा एहतजाज भी कर रहे हैं। एहतजाज भी कर रही है। गलत बात ये हुई कि उन्होंने मसाजिद के ऊपर रूनामा जब चीज़ें लिखवाई, मसाजिद के ऊपर तुर्कमानिस्तान के इमाम ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, उनको 21 साल कैद की गई, जो कि बहुत है, लेकिन उन्होंने अपने स्टेप बैक नहीं किया। लेकिन लोगों ने जो खुसूसन तुर्कमानिस्तान में जो तुर्क हैं, जो प्योरली मुस्लिम हैं, वो सख्त इख्तलाफ रखते हैं इनकी पॉलिसीज़ के साथ। तो ये एक मुस्लिम मुल्क है, सेकुलर रवैयों के साथ, असूलन कहना चाहिए टोटलिटेरियन या डिक्टोरल रवैयों के साथ मुस्लिम मुल्क है। लेकिन आबादी वहाँ पे रोज़ बरोज़ आज़ाद होना चाहती है, लेकिन कंट्रोल इतना ज़्यादा है कि वो हो नहीं पाते। एक मस्जिद भी तो है जहाँ पर लोग नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते, इसलिए कि उन्होंने मस्जिद की दीवारों पर रूनामा लिखवा दिया था और वहीं पर प्रोटेस्ट हुआ। वैसे वो मस्जिद 10 से 20 हज़ार लोगों को होल्ड कर सकती है, लेकिन शोएब अब वहाँ कोई नहीं जाता। और उसकी वजह यही है कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि जब तक आप ये दीवारों से रूनामा की राइटिंग्स नहीं उतारेंगे, तो अमूमन लोगों को ये लगता है कि वो ज़रा मतलब को नानान हो जाए, तो उनकी हर राइटिंग भी मुकद्दस है। तो लोगों ने उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। और एक चीज़ जो सही कहनी चाहिए, जो तुर्कमेनिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, वो है हेल गेट। वहाँ पे एक पहाड़ है जिसको जब रशियन जहाँ पे हुकूमत करते थे 1971 में आए, वहाँ से गैस निकलती, उन्होंने कहा यार इधर आग जला दो, थोड़ी देर बाद गैस खत्म हो जाएगी। 50 सालों से वो गैस जल रही है और पूरी दुनिया में से हेल गेट, जहन्नुम का दरवाज़ा कहा जाता है। और तुर्क जो सदर हैं तुर्कमन बाशी, उनको इस ज़माने में इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा इसको बुझ जाना चाहिए। तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो बुझ नहीं सकी और आज तक जल रही है। और उसको दुनिया में हेल गेट, जहन्नुम का दरवाज़ा कहा जाता है, और वो भी तुर्कमेनिस्तान में मौजूद है। ज़बरदस्त। और अलावा कारपेट्स देखे थे हमने, यहाँ के भी मशहूर कारपेट्स यहाँ के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और यहाँ के कारपेट्स में वो जो इस्लामिक जो 8 तक कोनों वाला सितारा है वो शामिल किया जाता है, लाल रंग शामिल किया जाता है। और सबसे ज़्यादा कहीं तो रंग आया, लेकिन सबसे आम बात यह है कि हर कारपेट जो है वो कहीं ना कहीं तुर्क स्पिरिट को दिखाना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। डू गिव अस योर फीडबैक। मुलाकात कल दोबारा करेंगे। दुआ में याद रखिए, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।